स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस और इक्विटास होल्डिंग के बारे में, जिसका मर्जर अभी अनाउंस हो गया है। फाइनली आउटकम भी आ गया है। मर्जर तो पहले ही अनाउंस हो गया था, ठीक है, बट आज फाइनली अब उनके जो बेसिकली स्वैप रेशो भी आ गया है मर्जर का। तो इससे अब एकदम क्लियर हो गया कि कितना होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के उस पर यहाँ पे कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पूरी जो न्यूज़ है, स्वैप रेशो वगैरह आया है, क्या सारी चीज़ें होंगी और बाकी सब चीज़ें, कितना टाइम लग सकता है पूरे मर्जर कंप्लीट होने में, कौन से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, कौन से शेयर होल्डर्स को कौन सी कंपनी का शेयर मिलेगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ बड़े सोर्सेज से डायरेक्टली आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो अब वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू, नहीं तो आप सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे। चलिए, अब कहानी क्या है। कहानी ये है कि बेसिकली यहाँ पे ऐसा सही सीन है कि होल्डिंग कंपनी क्यों बनाई जाती है। पहली बात तो है, बैंक्स के अंदर होल्डिंग कंपनीज क्यों बनाई जाती है या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्यों बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है बल्कि, आरबीआई का रूल है कि अगर कोई भी कंपनी, एक कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का अगर बैंक के अलावा अदर बिजनेस भी है तो उसे होल्डिंग कंपनी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो फिर एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है जिसके अंदर बैंक और फाइनेंशियल लेंडिंग वाला बिजनेस होता है, और इक्विटाज या फिर होल्डिंग कंपनी जो होती है उसके अंदर अदर बिजनेसेस होते हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बंधन बैंक के केस में भी ऐसा ही है और आईडीएफसी के केस में भी ऐसा ही है। आईडीएफसी फर्स्ट की होल्डिंग कंपनी आईडीएफसी, जिसके पास आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। बेसिकली बैंक्स के अलावा अगर आप कोई और बिजनेस करते हो तो आपको होल्डिंग कंपनी चाहिए। अब यहाँ पे एसएफबी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, उनके अंदर एक और यहाँ पे इशू था। उनको एक तो बोला था कि आपको बेसिकली लिस्टिंग करानी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए इन लोग ने लास्ट 2021 में इन लोग अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवाई थी। उसके साथ एक और चीज़ थी कि जब आपके 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे तो आपके प्रमोटर का स्टेक, यानी इक्विटास होल्डिंग का स्टेक आपका एक लेवल पे आ जाना चाहिए, जो कि 40% के आसपास आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अब देखो, अगर आपका यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के पास और कोई बिजनेस नहीं है, होल्डिंग कंपनी, इक्विटास के केस में होल्डिंग कंपनी का कोई और बिजनेस नहीं, एक छोटी सी टेक कंपनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे प्रमोटर या फिर ये जो इक्विटास होल्डिंग कंपनी है, अगर ये शेयर बेच देगी तो बेसिकली ऑब्वियसली शेयर प्राइस पे भी प्रेशर आएगा, और बेसिकली इक्विटास होल्डिंग के पास और कोई बिजनेस भी नहीं है, ठीक है। उनके पास यही एक इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा उनके पास कुछ काम भी नहीं है। अगर शेयर बेच देंगे तो बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इनको करना था, ठीक है। और आप समझिए कि अगर यहाँ पे जहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के अंदर 80% यहाँ पे बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है, और वहाँ पे एकदम से क्या, बल्कि आरबीआई के रूल के हिसाब से 40% हो जाना चाहिए, तो 40% स्टेक एकदम से बेचना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली क्या था, 31 जनवरी 2022 जब इसका इक्विटास का अपना 5 साल ख़त्म होने वाला था, ठीक है, सॉरी, सितंबर 21 में इनका 5 साल ख़त्म होने वाला था, हो गया था, ठीक है। तो तब इनको बेसिकली है ना फिर 40% स्टेक लाना था। तो अब ये सीन हुआ नहीं, तो अब आरबीआई ने एक सॉल्यूशन निकाला, आप एक काम करो, है ना, अमलगमेशन कर दो। अमलगमेशन किसका किसका करो और कैसे वो बेसिकली सॉल्यूशन बनेगा, तो मैं आपको एक सिंपल रूल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखो, ये अब आपका इक्विटास की होल्डिंग कंपनी है, ये आपका बैंक है इक्विटास जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर कोई प्रमोटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नो प्रमोटर, ठीक है, कोई भी प्रमोटर नहीं है, एफआईआई डीआईआई ही स्टेक होल्डर है। इसके अंदर 80% स्टेक है। अगर आप ये होल्डिंग कंपनी हटा दोगे और इस होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर आप ये शेयर्स दे दोगे तो बेसिकली कोई प्रमोटर नहीं बचेगा। अभी प्रमोटर कौन है, इक्विटास होल्डिंग है, बट इक्विटास होल्डिंग का अल्टीमेट प्रमोटर तो कोई नहीं है ना, ठीक है। तो अल्टीमेट प्रमोटर जब नहीं है तो अगर यहाँ पे बेसिकली अपन ऐसे समझें कि ये एक डायग्राम है, ये एफ आई आई डी आई आई हो गए अपने, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये आपका होल्ड को जो होल्डिंग है इक्विटास होल्डिंग, और ये हो गई एस एफ बी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, 40% स्टेक से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब कंपनी ने ये सोचा कि अगर मर्जर कर दे, ठीक है, बेसिकली होल्डिंग कंपनी को इसके अंदर मर्ज कर देंगे तो ये वाली जो होल्डिंग कंपनी की लेयर है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एफ आई आई डी आई डायरेक्ट एस एफ बी के अंदर ही शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो ये बेसिस थीसिस था जिसके पीछे मर्जर और ये सारी चीज़ें हुई थी। अब क्या हुआ था, इनिशियली जो डिस्काउंट चल रहा था, ठीक है, जो इनिशियली डिस्काउंट था बेसिकली इक्विटास होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट था वो भी अपन समझेंगे कैसे निकाला गया है। तो वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो 2021 के शुरू में ये जो डिस्काउंट था करीबन 50-60% के आसपास ट्रेड हुआ करता था।
वाई उस टाइम इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि बेसिकली क्लैरिटी नहीं थी आरबीआई द्वारा कि भाई ये क्या होगा, कि मर्जर होगा नहीं होगा, आपको स्टेक कम करना पड़ेगा, अमालगमेशन का अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक होगा, वो सारी चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं थी। तो वो धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई, बैंक्स ने भी अपना, आरबीआई ने अलाउ किया, फिर बैंक्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग करके अनाउंसमेंट किया कि मर्जर करेंगे, अमालगमेशन करेंगे, देन फाइनली अब स्वैप रेशो आ गया। तो धीरे धीरे वो जो डिस्काउंट था ना वो कम होता गया, ठीक है। अब फाइनली वो डिस्काउंट कितना है और वो सारी चीज़ें क्या है, तो मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो आज अनाउंसमेंट है, आज अनाउंसमेंट क्या है, अगर आज जो अनाउंसमेंट किया गया है तो उसका सारांश ये है कि इक्विटास होल्डिंग कंपनी के पास, जिनके पास भी 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, इक्विटास होल्डिंग के जिसके पास भी 100 शेयर्स है उसको 231 शेयर्स मिलेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और इक्विटास होल्डिंग कंपनी बंद हो जाएगी, उसका यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जो भी इक्विटास होल्डिंग के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के शेयर्स मिल जाएंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के शेयर होल्डर्स पे कुछ इंपैक्ट आने वाला है क्या इस डील से या फिर कुछ ओवरऑल चीज़ों से? तो कुछ भी नहीं आने वाला, उनके जो डीमैट में जो शेयर है वो एज इट इज रहेंगे। होल्डिंग्स वालों को स्मॉल फाइनेंस के शेयर मिल जाएंगे। बस ओवरऑल क्या होगा कि ये पूरी कंपनी एज अ ग्रुप इक्विटास के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टाइम से ओवरहैंग था। क्योंकि क्या होता है कि अब आप समझो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम चलती रहेगी कि कभी भी प्रमोटर को स्टेक बेचना है नहीं बेचना है, बेचना है नहीं बेचना है, तो वो प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व होती गई, तो अब उससे भी उनको फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब क्लैरिटी आ गई कि कोई स्टेक बेचने का काम नहीं होगा, सीधा अमालगमेशन होगा। तो अब ये हुआ आपका बेसिकली इम्पैक्ट। अब अपन समझते हैं कि होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, इक्विटास होल्डिंग कंपनी का आज का मार्केट कैप कितना है, 3685 करोड़ रुपीज़। वहीं पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप कितना है, 6600 करोड़, 6600 करोड़। अब यहाँ पे जो इक्विटास होल्डिंग का जो स्टेक है यहाँ पे 81% है इस कंपनी के अंदर, किसके अंदर, स्मॉल फाइनेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं 81% को मार्केट कैप में निकालूँ तो बेसिकली स्टेक की आज वर्थ कितनी होगी, तो 5369 करोड़। जबकि कंपनी का जो एक इन्वेस्टमेंट है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस उसकी वर्थ है 5369 करोड़, बट कंपनी ट्रेड होती है 3685 करोड़ रुपीज़। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये था होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 31%। ये शुरू में 60% एंड इवन 70% भी हुआ करता था, बट धीरे धीरे कम होता 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 अब ये 31% पे आगे रुक गया था, ठीक है। ये 31% का डिस्काउंट समझ लिया। अब अपन अगर देखें वो शेयर स्वैप डील कि जो बेसिकली 231 शेयर्स मिलेंगे एसएफबी के हर 100 शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटास होल्डिंग के, तो अगर आप उसको वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली 231 शेयर्स ऑफ इक्विटास एसएफबी की जो वैल्यू कितनी है, 12,200, और होल्डको कंपनी की वैल्यू कितनी है, जो 100 शेयर की वैल्यू है 10,800। तो बेसिकली किसी के पास अगर 100 शेयर हैं तो उसके कितने रुपए लगे, जेब से 10,800 रुपये लगेंगे। उसको कितने रुपए के शेयर मिलेंगे करंट भाव के हिसाब से, 12,200 के। कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 11% ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी कंपनी ने क्या किया, जो 31% का डिस्काउंट था इसमें से कंपनी ने कितना परसेंट एक्सेप्ट किया डिस्काउंट, 11%। होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को फायदा कितना होना चाहिए था, 31%, ठीक है, जो गैप था। अब यहाँ पे शेयर से आप ऐसा डिसाइड किया गया कि बेसिकली अब वो डिस्काउंट कितना हो गया, 11%। कुल मिला के फायदा कितने का हुआ, 11% का, ठीक है। नुकसान कितने परसेंट का हो गया, 11% माइनस 31, 20% का नुकसान हो गया। अब आप एक बात समझो कि ये जो कहानी थी ना ये पिछले 1 साल से चलती आ रही थी। तो शुरू में जो डिस्काउंट आपका 50% का होता था, ठीक है। अब आप ये बात समझो कि आपने जब मान लीजिए किसी ने नवंबर 20 में ख़रीदा होगा 50% डिस्काउंट पे, ठीक है, फाइनली आज उसकी कंपनी का जो सेटलमेंट हो रहा है वो कितने परसेंट डिस्काउंट पे हो रहा है, क्योंकि एट द एंड जो 20% का डिस्काउंट है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। वो 31 माइनस 11 वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको कितना, मतलब 50% से आपकी जो 20% की जर्नी थी, ये कंपनी ने कहा कि ये वैल्यूएशन गैप जो है 30% का जो वैल्यूएशन गैप है इसका आपको क्रेडिट दिया जाएगा। अब ये फ़ायदा उसी को हुआ जिसने नवंबर 20 से लेके शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट क्या है कि फाइनली जो 31% का वैल्यूएशन गैप था उसमें से 11% ही फाइनली अब वैल्यूएशन गैप रह गया। अब आने वाले समय में अपने को 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ट्रैक करनी है, इक्विटास का होल्डिंग का प्राइस और इक्विटास एसएफबी का बी प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे इस डील में अब कितना टाइम बचा है, तो अभी भी बहुत टाइम बचा है ऐसा नहीं है, बिकॉज देर आर मल्टीपल अप्रूवल्स विच आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू
यहाँ पे जो अप्रूवल्स है बेसिकली आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और सेबी का अप्रूवल लगेगा, फिर एनसीएलटी का और पब्लिक शेयर होल्डर्स का लगेगा, और थोड़े बहुत अदर रेगुलेशंस एंड क्रेडिटर्स का भी शेयर होल्डिंग का और इन सब का अप्रूवल लगेगा। तो बेसिकली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो प्रोबेबली अभी भी 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बेसिकली एक तो शेयर प्राइस ट्रैक करने और दूसरा रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा। रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा उस दिन क्या होगा, रिकॉर्ड डेट पे जो जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको बेसिकली यहाँ पे अपना इक्विटास एसएफबी के शेयर्स मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, 15-20 दिन बाद, रिकॉर्ड डेट के 15-20 दिन बाद, और अगले दिन से इक्विटास होल्डिंग ट्रेड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के अंदर, देखो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस भी एक है ना अंडर वैल्यूड कंपनी, उसका जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा नहीं है, करीबन 20 के पी के आसपास ही ट्रेड करता है। ठीक है, सो इट इज़ अ अंडर वैल्यूड कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली पहले इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाता था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब आप लोअर इनकम क्लास लोगों को यहाँ पे बेसिकली गाँव में जाके जब आप लोन देते हो लोअर क्लास ऑफ इनकम को, तो अब वो माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। मोटा मोटी ये है कहानी। अब वो जो बेसिकली सिनेरियो है ना, वो लैंडिंग बिजनेस जो है वो सेगमेंट वो थोड़ा रिस्की होता था, बट कंपनी लगातार अपना माइक्रो फाइनेंस बुक को लगातार कम करती आ रही है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे एक जो इवेंट हो सकता है, सिंस अब यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी और वो सब चीज़ें साफ हो चुकी है, तो अब यहाँ पे दिस विल बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस यानी अपना जो बेसिकली मेजर लाइसेंस होता है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का, उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी फुल फ्लेज बैंक लाइसेंस के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या ऑप्शनैलिटी डेवलप हो जाती है, बेसिकली आप मल्टीपल काइंड ऑफ बिजनेस कर सकते हो, मल्टीपल काइंड ऑफ लैंडिंग्स कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हो। सो बेसिकली योर बेसिकली जो लिमिट है ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली आपकी अब वो खत्म हो जाएगी। तो अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट टू ट्रैक इज कि कब इक्विटास यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, उसके 6 महीने बाद इनको हो सकता है लाइसेंस मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से भी अभी 1 साल की स्टोरी है फॉर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बी द मतलब है ना फाइनली यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस बनने में और ये पूरा मर्जर वगैरह कंप्लीट होने में। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। ओवरऑल यहाँ पे जो अगर किसी को फ़ायदा है तो इक्विटास होल्डिंग के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कल इसका इम्पैक्ट दिखेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस मर्जर अब फाइनली क्लैरिटी आ गई है, तो दोनों की प्राइस में थोड़ा बहुत अपने को पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। क्या एक्शन प्लान्स लेने चाहिए, किसी को नया शेयर लेना चाहिए इक्विटास होल्डिंग का? आई वुड नॉट सजेस्ट कि इक्विटास होल्डिंग का अब आप शेयर लो, क्योंकि क्या 11% ही बेसिकली वैल्यूएशन गैप रह गया है। इससे बेहतरीन क्या करो, आप लगातार शेयर प्राइस को ट्रैक करते रहो। कभी ना कभी ये जो 11% का जो आज मैंने आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करके बताया आज से सीएमपी से मल्टीप्लाई करके, हो सकता है किसी दिन बेसिकली ये वैल्यूएशन जो गैप है ये हो सकता है 15% आ जाए, या हो सकता है कि मार्केट प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ये बेसिकली और बढ़ जाए। तो उस दिन आप खरीद लेना ना, क्योंकि रिकॉर्ड डेट तो अभी बहुत लेट की है, और जब भी वैसे भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है तो उसके 15 दिन पहले तो नोटिफिकेशन आता है, तो 15 दिन में भी आप खरीद के वो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। केवल 11% डिस्काउंट के लिए आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय इक्विटास होल्डिंग कंपनी, सो दैट आपको 6 महीने बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का बेसिकली वो मिल जाए। हो सकता है कि बेसिकली आपका 6 महीने में अगर कंपनी नेगेटिव परफॉर्म करेगी तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस भी नेगेटिव परफॉर्म करेगा और ये भी नेगेटिव परफॉर्म करेगी, तो फिर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। तो इसलिए आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी न्यू पर्सन टू गेट द शेयर्स ऑफ इक्विटास होल्डिंग कंपनी और एनी स्मॉल फाइनेंस कंपनी एज ऑफ नाउ। ठीक है, आप स्मॉल फाइनेंस में लगा सकते हैं पैसे, बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट थिंग। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं होल्डिंग के या फिर स्मॉल फाइनेंस के, कंटिन्यू देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली 6 महीने में थोड़ी बहुत और यहाँ पे वेल्थ क्रिएट देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए दोनों ही कंपनी के। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो फॉर द इक्विटास होल्डिंग कंपनी एंड देयर मर्जर एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट देयर आर बिजनेस प्लान एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब बता दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन ऑन योर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज अमंग योर फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स, सो दैट दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये वीडियो यही खत्म होता है। धन्यवाद।